वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब तक हम बात कर चुके हैं फिजियोलॉजीज एंड इंजरीज में कि क्या क्या आपकी फिजियोलॉजी को, फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से क्रियाकारक होते हैं। यही नहीं, आपकी क्या क्या इफेक्ट आते हैं मस्कुलर सिस्टम पे और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। हम बात कर रहे थे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ड्यू टू एजिंग, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स कवर अप कर लिए हुए थे, जो कि हमारे ये 4 पॉइंट्स थे। नंबर 1 था हमारा जिसमें कि चेंजेस इन मसल्स साइज एंड स्ट्रेंथ। नंबर 2 था चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन। नंबर 3 था चेंजेस इन द बोन डेंसिटी। और अब है नंबर 4 हमारे आगे, जो कि है आपकी चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सांस लेने में इस्तेमाल में जो किए जाने वाली मांसपेशियां जैसे डायफ्राम हो गया, वो कमजोर हो जाता है। यही नहीं, शरीर के अंदर ले जाने वाली हवा में थोड़ी कम ऑक्सीजन की आवेशित की जाती है। फेफड़े भी कम लोचदार हो जाते हैं। ये परिवर्तन सामान्य दैनिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन ये परिवर्तन जो है व्यायाम को और अधिक कठिन बना सकते हैं। अधिक ऊंचाई से जो आप सांस लेने में भी कठिन हो सकते हैं। संक्रमण से जो लड़ने के अंदर है फेफड़ों की शक्ति होती है, वो भी कुछ हद तक कम हो जाती है। दैट मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका अगर प्रभावित होता है तो ओवरऑल ही आपकी बॉडी में असर छोड़ जाता है। नेक्स्ट आया इसमें आपका चेंजेस इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी हृदय नालिका प्रणाली पर इसका प्रभाव। अगर इसकी बात करें तो हृदय जो है वो उम्र के साथ साथ स्वाभाविक रूप से कम कुशल हो जाता है और हमारे हृदय की गतिविधि के दौरान पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। हृदय की मांसपेशियों की शक्ति में कमी आती है। एक दशक से अगले दशक तक हमारी ऊर्जा या सहन शक्ति जो है वो धीरे धीरे गिरावट में आती जाती है। नेक्स्ट बात करें हम चेंजेस इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी नाड़ी तंत्र में बदलाव के बारे में। तो जीवन के तीसरे दशक में शुरू होने से मस्तिष्क का जो वजन है, इसकी तंत्र का आकार और इसके रक्त प्रवाह में कमी आती है, लेकिन जो मस्तिष्क का इन परिवर्तन के अनुकूल बन जाता है और तंत्र के नए तरीके से बढ़ता है। याददाश्त में बदलाव आता है। हो सकता है याददाश्त काफी हद तक प्रभावित हो, कमजोर हो जाए। हाल की यादों का कम याद रखना और नामों या विवरणों को ये धीमे धीमे कर भूलना भी शुरू कर सकते हैं। आगे बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट आता है चेंजेस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बढ़ती उम्र के साथ जो है वो आपकी अन्न प्रणाली की मांसपेशियों की संकुचन कम हो जाती है। भोजन पेट में थोड़ी और धीरे धीरे से खाली होता है और पेट उतना भोजन नहीं पकड़ पाता जितना वो पहले ले पाता था। पाचन तंत्र कम लैक्टेज का उत्पादन करते हैं। नतीजा, बुजुर्ग लोग में जो डेयरी उत्पाद है वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से ले पाते हैं, नहीं जो डाइल्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं या जो सेमी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से खा पाते हैं, जबकि पूरा जो है वो अब भोजन जो पहले खा सकते थे वो उसको नहीं पचा पाते हैं। आगे हम बात करें तो खेल में लगने वाली चोटों के बारे में बात करेंगे। उनका वर्गीकरण देखेंगे और देखेंगे किस तरह से वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं ये चोटें। खेलों में लगने वाली चोटों का वर्गीकरण करें तो ये 3 प्रकार की होती है। नर्म तंतु की चोट यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हड्डियों में लगने वाली चोट यानी बोन इंजरी, या थर्ड जोड़ों में लगने वाली चोट यानी जॉइंट इंजरी। अब हम एक एक करके इन तीनों चोटों को डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं नरम तंतुओं की चोटों के बारे में, यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में। नरम तंतुओं से लगने वाली चोट निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। ये कोई भी 6 आपको जो दी गई है, इनसे कोई भी टिश्यू जो है वो टिश्यू इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। नंबर 1 खरोंच यानी एब्रेशन, नील पड़ना कॉन्ट्यूजन। नंबर 3 कट लगना यानी लेक्रेशन। नंबर 4 कटाव यानी इंसिजन। नंबर 5 मोच यानी स्प्रेन और नंबर 6 खरोंच यानी स्ट्रेन। नंबर 1 जैसे कि आप देख पा रहे हो एब्रेशन, ये चमड़ी की ऊपरी तह पर जो आपको कहते हैं ना शेलमिया झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पर रगड़ या चमड़े का उतरना है। ये किसी भी दर्जे की चोट हो सकती है जिसमें साधारण रगड़ से लेकर बहुत गंभीर हानि हो सकती है। यह सामान्यतया कोशिका के टूट जाने से होती है, जिसकी प्रक्रिया में उस अंग से रक्त बहाव और सूजन आ जाती है। इसमें जख्म को दबाने पर दर्द का अनुभव होता है और मांसपेशियों के संकुचन में भी परेशानी होती है।
नंबर 2 आया आपका कंट्यूजन यानी नील पड़ना। ये है नरम तंतुओं की चोट। नील पड़ना नरम तंतुओं में लगी चोट है जो किसी नुकीली उपकरण विशेषकर किसी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सामान्यतः बिना चमड़ी के काटे तंतुओं में लगती है। इसमें जो साधारणतः नलिकाओं के फटने द्वारा रक्त प्रवाह और स्थानीय सूजन दिखाई पड़ती है। इस भाग को दबाने से दर्द का अनुभव होता है और मांसपेशियों संकुचन में रुकावट उत्पन्न होती है। यहाँ पे आपको खून बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा, अंदर की लगी चोट है, यानी आपको अंदर एक नील पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। नंबर 3 पे आ जाइए, कट लगना या आपका घाव लगना। ये किसी नुकीली किनारे से या उपकरण से आपको तीव्र संपर्क में आने के कारण चमड़ी को काट देने वाली चोट है। इस स्थिति में रक्त का बहाव होता है, जो बिल्कुल स्लाइट भी हो सकता है, कट ये थोड़ा ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। इंसिजन यानी अच्छे से कटाव, यहाँ पे चमड़ी 2 हिस्सों में अलग से आपको दिखती है कि कटाव अंदर तक गहरा चला गया है। तो कटाव शल्य चिकित्सा के दौरान दिया जाता है। एक डॉक्टर द्वारा रोगी के चमड़े में छोटा चाकू द्वारा एक चीरा लगाया जाता है। कटाव सामान्यतः शल्य चिकित्सा के दौरान लगाए जाने वाले चीरे है, जैसे कि पित्त की थैली के शल्य चिकित्सा के दौरान डॉक्टर द्वारा पेट में चीरा लगाया जाता है। इसलिए जो है वो स्टिचेस लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपको कभी कटाव या इंसिजन से कोई चोट लगती है तो। आगे बात करते हैं हम मोच के बारे में। ये किसी भी दबाव, मुड़ने व ऐंठन के कारण आपकी जो लिगामेंट होती है, लिगामेंट यानी जहाँ पे आपकी बोन्स को कवरिंग मिल रही होती है, वो लिगामेंट के खिंचाव या उनके फटने से हो जाती है। खिंचाव के साथ तीव्रता के आधार पर मोच के 3 दर्जे यानी ग्रेड्स से निर्धारित किया जाता है। एक तो हल्की मोच होती है जिसको आप जिसमें सूजन नहीं होती है, आपको बस महसूस हो रहा है कि मोच है, जो थोड़े ही घंटों में, कुछ घंटों में ठीक हो जाती है। या कम सूजन होती है, गतिज क्षमता में कोई प्रभाव नहीं डलता है, जबकि अधिकतम जटिल मोच पूरी तरह से तंतुओं को फाड़ देती है। इसके अलावा मोच ऐसी भी हो सकती है जो बहुत बुरी तरह से आपकी लिगामेंट को टियर कर दे। हो सकता है आपका ये लिगामेंट टियर हो जाए और इस टियरिंग के बाद आपका जो है वो पैर सूज जाए, बुरी तरह से दर्द भी हो, और हो सकता है आपको 6 से 12 हफ्ते इसको आराम भी देना पड़े, इस बॉडी पार्ट को मूव ना करना पड़े। नेक्स्ट आ रहा है आपका खिंचाव यानी मांसपेशियों में खिंचाव की चोट आ रही है आपकी। जब कोई मांसपेशियां में बलपूर्वक या अत्यधिक खिंचाव होता है तो उसके कारण मांसपेशी तंतु या संकुचन पेशियां टूट या फट जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप साथ वाले जो तंतु में भी सूजन और दबाव उत्पन्न हो जाता है। इससे अत्यधिक दर्द, कठोरता अनुभव होती है और बाद में नील पड़ जाता है। आगे बात करें तो आगे आएगा आपकी हड्डियों से लगने वाली चोटें यानी बोन इंजरीज। ये जो हड्डियों पे चोटें हैं वो लगभग इन 13 प्रकार से आपकी हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं। या तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, या वो कच्ची हड्डी का फ्रैक्चर यानी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो सकता है, जिसको आप हेयरलाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं, या क्यूमिनेटेड फ्रैक्चर हो सकता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है। ये 13 अलग अलग फ्रैक्चर्स दिए गए हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 आया स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी अत्यधिक दबाव द्वारा हड्डी का टूटना। ऐसा तब होता है जब निरंतर लंबे समय के लिए हड्डी पर अत्यधिक दबाव के कारण हड्डी जो है वो टूट जाती है। नंबर 2 आ गया आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इस प्रकार की हड्डी टूटना सामान्यतः काफी कम उम्र के बच्चों में होती है, क्योंकि इनकी हड्डियां काफी नरम होती हैं और आसानी से दब जाती हैं। इसके कारण इसे कच्चे अस्थि भंग भी कहा जाता है। इस स्थिति में जब कोई भी हड्डी पर दबाव पड़ता है तो हड्डी टूट जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है आपका ग्रीन स्टिक, बहुत हल्का सा फ्रैक्चर आया है, ये आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर की, जो कि आपका ये वाला फ्रैक्चर है, आप देख पा रहे हैं। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर की बात की जाए तो जब हड्डी में 2 या 2 से अधिक अंशों में टूट जाती है तो उस विखंडन हड्डी टूटने को हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। इस प्रकार के अस्थि भंग हड्डी टूटना साइकिल या मोटरसाइकिल से गिरने पर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर आ जाएगा, दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में क्या होता है कि अनुस्पति अस्थि भंग एक विशेष प्रकार की हड्डी टूटना है जिसमें हड्डियां समकोण से लंबवत आधार पर टूटती हैं।
और इस ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में अधिकतर हड्डियों की जो दूरी है वो आ जाती है, में दूरी बन गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है इनके अंदर। ये कई बार हड्डी के लगातार दबाव के उपरांत जो है वो क्रैक आ जाता है और आप देख पाते हैं। नेक्स्ट आए हमारे फ्रैक्चर्स में फ्रैक्चर नंबर 5 यानी ऑब्लिक फ्रैक्चर। अगर ऑब्लिक फ्रैक्चर की बात करें तो इस स्थिति भंग में समकोण, इसमें जो है आपका समकोण की अपेक्षा हड्डी जो है वो लंबवत दूरी की दिशा में तिरछा विच्छेद होती है। अन्य शब्दों में ये हड्डी में किसी तीव्र कोणीय प्रहार के परिणाम स्वरूप एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर तिरछा हड्डी टूटती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आगे आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर यानी आपका किसी पे असर हुआ फ्रैक्चर। जब टूटी हुई हड्डी का एक छोर दूसरी हड्डी को अंदर धंस जाता है तब उसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। नंबर 7 आया आपका साधारण हड्डी टूटना यानी सिंपल फ्रैक्चर। जिस हड्डी टूटने से किसी भी प्रकार का घाव नहीं होता उसे साधारण आप फ्रैक्चर कहते हो या नॉर्मल फ्रैक्चर कहते हो। इस हड्डी टूटने से किसी भी शारीरिक अंग या मांसपेशियों में चोट नहीं लगती। नेक्स्ट आगे आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी हड्डियां मिश्रित सा फ्रैक्चर हो जाएगा आपका, और इसमें हड्डी टूटने के साथ चमड़ी और मांसपेशियों को भी हानि पहुंचती है। सामान्यतः जो ये टूटी हुई हड्डी है ये चमड़ी को काट कर बाहर आती है और बाहर कीटाणु हड्डी तक आपको पहुंचकर हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट आ गया आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर यानी उलझा हुआ फ्रैक्चर आपका। अगर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की बात की जाए यानी पेचीदा हड्डी टूटने की बात की जाए तो हड्डी टूटकर दूसरे आंतरिक भागों को हानि पहुंचाती है, और ये आंतरिक अंग तंतु, नाड़ियां या धमनियां हो सकती हैं। मस्तिष्क, शरीर की हड्डी और गुर्दे को भी हानि पहुंच सकती है। साधारणतः इस प्रकार का हड्डी टूटना पेचीदा और हानिकारक होता है, और रीढ़ की हड्डी टूटने द्वारा खिलाड़ी के शरीर में कुछ अंगों का भी जो है पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ये नॉर्मली आपका जो होता है अंदर को धंसने वाला खोपड़ी में फ्रैक्चर होता है डिप्रेशन का फ्रैक्चर। दबा हुआ हड्डी टूटने में हड्डी टूटकर अपने सामान्य स्तर से नीचे दब जाती है। इस प्रकार में हड्डी टूटना जो है वो खोपड़ी जैसे उसमें आपको फ्रैक्चर मिलता है। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, ओपन फ्रैक्चर में आपकी जो हड्डी है वो तब जो है वो चमड़ी को फाड़कर बाहर निकल आती है और हड्डी और मांसपेशी तंतुओं को हानि पहुंचाती है। इस प्रकार के हड्डी टूटने में संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट आया आपका क्लोज्ड फ्रैक्चर या फिर बंद हड्डी का टूटना। इस प्रकार की हड्डी टूटने में किसी भी प्रकार की जो संक्रमण है इसकी संभावना नहीं होती है, और यहाँ पे जो है हड्डी टूटकर बाहर नहीं आती है। तो ये आपके 13 प्रकार के फ्रैक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका जॉइंट इंजरीज यानी डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी जो आपकी जॉइंट्स होती हैं एक से ज्यादा जहां हड्डियां कंबाइन होती हैं उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। तो ये आ गया आपका जॉइंट्स की इंजरीज के बारे में डिटेल। तो नंबर आ रहा है आपका निचले जबड़े का खिसकना यानी हड्डी का उतरना, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। साधारणतः ये तब होता है जब ठोडी किसी उद्र उपकरण के साथ टकराती है। ये स्थिति तब भी उत्पन्न हो सकती है जब जबड़े को अधिक खोलकर रखा जाता है। नंबर 2 आ गया कंधे के जोड़ का खिसकना यानी डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर्स जॉइंट। कंधे का जोड़ या का खिसकना अकस्मात किसी झटके या सख्त सतह पर गिरने से भी हो सकता है। इसमें जो है ह्यूमरस हड्डी सॉकेट से बाहर आ जाती है। नंबर 3 हुआ कुल्ले के जोड़ का खिसकना यानी डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। कुल्ले के जोड़ पर अचानक अधिकतम ताकत या प्रयोग द्वारा कुल्ले का जोड़ खिसक सकता है। इसे फ्यूमर हड्डी सॉकेट से भी बाहर आ सकती है। कॉजेस क्या होते हैं आपके स्पोर्ट इंजरीज के, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 होता है इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। कई बार हम अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से नहीं गरमाते हैं, हम वार्मिंग अप एक्सरसाइज नहीं ठीक से कर पाते हैं, उसके कारण हमें स्पोर्ट इंजरीज लगने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अत्यधिक प्रयोग यानी ओवर यूज, हम बार बार अपनी बॉडी को उस टाइम जब लगता है चोट लग रही है, नॉर्मल कोई स्टेट है, रुक कर अपना आराम देने की बजाय वापस दोबारा अपनी वही मांसपेशियों को यूज कर रहे होते हैं।
नंबर 3, अचानक रुक जाना और घूम जाना। हो सकता है एकदम से आपकी ट्विस्टिंग और टर्निंग हो जाए, चाहे बास्केटबॉल की गेम हो, हॉकी हो या फुटबॉल हो, जहां आप मूवमेंट क्विक ले लेते हो और वहां आपकी बॉडी जर्क से इंजरी ले सकती है। नंबर 4 आया उचित प्रकार से खेल उपकरण ना होना, यानी इक्विपमेंट्स, या आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपके स्पोर्ट इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं। खासकर जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है कि सिर पे आपको हेलमेट की आवश्यकता है, और जबकि हम जानते हैं कई ऐसी बोन इंजरीज जो है, कई ऐसी स्पोर्ट इंजरीज जो है वो हेलमेट ना पहनने के कारण हुई है। तो इसका ख्याल एक स्पोर्टिंग खिलाड़ी को रखने की आवश्यकता होती है। नंबर 5 आता है थकान में खेलना। जब थकी हुई मांसपेशियों से वही क्रिया बार बार करवाई जाती है, तब भी आपको चोट लगने के चांसेस हो जाते हैं। 6 होता है प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग ना करना या आपके लिए प्रैक्टिस ना करना। अत्यधिक अभ्यास और अति भार में उचित अनुपात ना होने के कारण भी चोट लग सकती है। पॉइंट नंबर 7 आया मांसपेशियों का विकास ठीक प्रकार से ना होना, दैट मीन्स इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, जो कि आपकी स्पोर्ट इंजरीज में रिजल्ट करता है। नेक्स्ट आता है गिर जाना, कहीं आप फॉल कर जाएं, चलते चलते गिर जाएं या भागते भागते गिर जाएं, उस कारण से भी आपको इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका लैक ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स। कई बार हम सुरक्षा उपकरणों को भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं, जिस कारण फिर से स्पोर्ट इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड विद दिस आई एंड पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 7, एंड आपके साथ अटैच वर्कशीट्स और आपको असाइनमेंट्स मिल रही है। प्लीज कंप्लीट देम एंड स्टे सेफ, स्टे होम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।